बहुत सारे स्टिमुलस पर एक साथ फोकस करते हैं एक ही समय पर। फॉर एग्जाम्पल क्वार्टर बैक, फुटबॉल के अंदर हम लोग देखते हैं क्वार्टर बैक पोजीशन, ठीक है। तो क्वार्टर बैक क्या करता है, क्वार्टर बैक जो है वह अपनी अपोनेंट टीम को जो है वो देख रहा होता है और उनका डिफेंस कैसा है, सो दैट एन अटैक कैन बी प्लान। तो क्वार्टर बैक क्या कर रहा है कि डिफेंस को देख रहा है, अपने प्लेयर्स को देख रहा है, सामने गोल को देख रहा है, सब कुछ देख रहा है, इतने सारे स्टिमुलाई देख रहा है, अपने प्लेयर्स को देख रहा है और उसके हिसाब से वह स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है कि व्हाट स्ट्रेटेजी वुड बी गुड एनफ टू मेक अ गोल। तो क्वार्टर बैक क्या कर रहा है, क्वार्टर बैक की पोजीशन क्या कर रही है कि वो बहुत सारे स्टिमुलाई पर, बहुत सारे जो उद्दीपक हैं फील्ड के ऊपर, उनके ऊपर एक साथ ध्यान केंद्रित कर रहा है। तो क्वार्टर बैक पोजीशन जो है वह ये एक एग्जांपल होगा जहां पर क्वार्टर बैक की पोजीशन में जो प्लेयर होगा उसका फोकस ब्रॉड होना चाहिए, उसका अटेंशन का विड्थ जो है, अटेंशन का एरिया जो है वह ब्रॉड होना चाहिए। उसी तरह पॉइंट गार्ड एग्जीक्यूटिंग अ 3-on-2 फास्ट ब्रेक, ठीक है, ये बास्केटबॉल की टर्मिनोलॉजी है, बास्केटबॉल की टर्मिनोलॉजी है। बास्केटबॉल वाले और दूसरे गेम वाले आप लोग भी जनरली सारे गेम्स के बारे में जानते हो। तो 3-on-2 फास्ट ब्रेक, यहाँ भी ऐसी ही सिचुएशन है जैसे क्वार्टर बैक की सिचुएशन होती है, वैसी ही सिचुएशन है, जो कि मतलब ये 3-on-2 फास्ट ब्रेक एक स्ट्रेटेजी है। तो उस स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करने के लिए 3-on-2 फास्ट ब्रेक जो स्ट्रेटेजी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो है वह देखता है कि सारे मतलब क्या जो अपोनेंट प्लेयर्स की पोजीशन है, हमारी पोजीशन है और हम कैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ऐसी पोजीशन में जहां पर कि मतलब ये कह सकते हैं कि एक मतलब बहुत सारे स्टिमुलस पर एक साथ फोकस करना होता है, क्वार्टर बैक की पोजीशन या 3-on-2 फास्ट ब्रेक इन बास्केटबॉल, ठीक है। तो इसमें जो है वह बहुत सारे स्टिमुलाई पर एक साथ ध्यान केंद्रित करना होता है ताकि जो है गेम को आगे बढ़ाया जा सके, ताकि अपना गोल स्कोर किया जा सके। बहुत सारे स्टिमुलाई पर एक साथ फोकस करता है तो वहां पर कहा जाएगा कि ब्रॉड फोकस होता है, ठीक है। अब हम कहेंगे नैरो फोकस, कहां पर ऐसा है कि मतलब अपना फोकस जो है वो कुछ चीजों पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। नैरो फोकस के अंदर क्या है कि अपना फोकस जो है वो एक या दो चीजों पर कंसंट्रेट करना है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि गोल्फर, आप गोल्फर को देखेंगे, गोल्फर जो है वह अपना सारा फोकस जो है वो जो पट है उसके ऊपर उसका सारा फोकस रहता है कि हाउ टू हिट द बॉल सो दैट इट लैंड्स राइट इनटू द पट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि उसका सारा फोकस जो है वो एक चीज के ऊपर, जो उसका पट है, जो गोल्फर का पट है जहां पर उसको बॉल डालनी है, तो उसका सारा फोकस जो है वो एक या दो चीजों पर फोकस होता है। यानी कि सारी चीजों, अपना सारा अटेंशन जो है वह सारी चीजों से हटा करके और केवल एक जगह पे जो उसका पट होता है वहां पर फोकस करता है। तो ये जो है एग्जाम्पल होगा नैरो फोकस का, जहां पर हम अटेंशन को अपना लिमिटेड कर लेते हैं और बहुत एक या दो चीजों के ऊपर अपना अटेंशन जो है वह फोकस करते हैं, ठीक है। देन दूसरा जो पार्ट आता है जहां नाइडेफर ने डिवाइड किया है, नाइडेफर ने डिवाइड किया अटेंशन को, वो कहलाता है डायरेक्शन ऑफ अटेंशन। डायरेक्शन ऑफ अटेंशन यानी कि डायरेक्शन ऑफ अटेंशन, अटेंशन की दिशा क्या होनी चाहिए, अटेंशन की दिशा, हमारा ध्यान जो है उसकी दिशा क्या होनी चाहिए, डायरेक्शन क्या होना चाहिए। तो यह दो टाइप का हो सकता है, या तो ये इंटरनल हो सकता है, यानी कि हमारा ध्यान अपने अंदर की तरफ जाए, इंटरनल फोकस हो सकता है, और या एक्सटर्नल फोकस हो सकता है, हमारा ध्यान जो है वह हमसे बाहर की तरफ जाए। दो हो सकता है, इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है, हमारा ध्यान हमारे अंदर की तरफ, हमारी अंदर हो, हम खुद पर हो या बाहर, ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ अटेंशन हो सकता है, अटेंशन की दिशा, ध्यान की दिशा, ठीक है। तो इंटरनल फोकस इज डायरेक्टेड इनवर्ड ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स, ठीक है। तो इंटरनल फोकस में हम क्या करते हैं कि अपने विचारों पर और अपनी जो भावनाएं होती है, हमारे जो विचार मन में चल रहे होते हैं या हमारी जो भावनाएं होती हैं उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, मॉनिटर योर बॉडीज रिस्पॉन्सेज एंड मेंटल स्किल। तो जब हम कुछ अपने अंदर की ओर सोच रहे होते हैं, जब हम एनालाइज कर रहे होते हैं, तो वह कहलाता है इंटरनल फोकस। जब हम कुछ एनालाइज कर रहे होते हैं, मेंटल स्किल के अंदर अपने दिमाग के अंदर कुछ सोच रहे होते हैं और डिफरेंट चीजों को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, डिफरेंट स्किल्स को इवेल्युएट कर रहे होते हैं, तो वह कहलाता है इंटरनल फोकस, जहां हमारा फोकस जो है वो अपने अंदर की तरफ। एक्सटर्नल फोकस क्या होता है, इज डायरेक्टेड टू इवेंट्स हैपनिंग इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो यह जो है यह बाहर की तरफ होता है, हमारी चारों तरफ एनवायरनमेंट में जो चीजें हो रही होती हैं उन पर जब फोकस होता है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल फोकस, ठीक है। तो एक्सटर्नल फोकस जैसे इवेल्युएटिंग प्लेइंग कंडीशन, हम जिन कंडीशंस में खेल रहे हैं, प्लेइंग कंडीशंस जो है, वहां पर टर्फ कैसी है, वहां की टर्फ कैसी है, वहां का वेदर कैसा है और बाकी सारी चीजें कैसी हैं। तो जब प्लेइंग कंडीशंस पर हम फोकस कर रहे होते हैं तो यह कहलाता है एक्सटर्नल फोकस। तो नाइडेफर ने जो है यह अटेंशनल स्टाइल का, अटेंशन का जो है डायमेंशन बताया है। अटेंशन की जो डायमेंशन का मतलब वैसे तो
टिपिकल हिंदी होती है वीमा, ठीक है, वीमा, डायमेंशंस ऑफ अटेंशन, अटेंशन की, लेकिन हम कह सकते हैं कि अटेंशन के क्या कह सकते हैं, अटेंशन के स्टाइल कह सकते हैं, ठीक है। तो एक होगा विड्थ ऑफ अटेंशन, जो कि अटेंशन के क्षेत्र पर, ध्यान के क्षेत्र पर उन्होंने बात की है कि या तो ब्रॉड हो सकता है या नैरो हो सकता है। आप एक बहुत बड़े एरिया पर फोकस कर सकते, लार्ज नंबर ऑफ स्टिमुलाई पर फोकस कर सकते हैं तो वो कहलाएगा ब्रॉड अटेंशन। अगर आप कुछ सिलेक्टिव स्टिमुलाई पर फोकस करते हैं तो वो कहलाएगा नैरो अटेंशन। और डायरेक्शन ऑफ अटेंशन हो सकता है, अटेंशन की दिशा हो सकती है जहां आप पारा इंटरनली फोकस करते हैं या एक्सटर्नली फोकस करते हैं। तो इसी के बेस पर जो है इन्होंने आगे एक मॉडल बताया, अटेंशनल स्टाइल का मॉडल, ठीक है, जिसमें कि आप देखेंगे कि दो डायमेंशन, एक डायमेंशन है ब्रॉड, यहाँ पर आप देखेंगे, आप अगर पावर पॉइंट को देख पा रहे हैं, पावर पॉइंट को देख रहे हैं तो ऊपर लिखा है ब्रॉड और नीचे लिखा है नैरो। तो ये जो है ये दो डायमेंशन है, जो विड्थ ऑफ अटेंशन हमने बताया था, अटेंशन का एरिया। तो अटेंशन के एरिया को इन्होंने यहाँ पे दिखाया है कि ऊपर वाले एरिया में ब्रॉड है, नीचे वाले एरिया में नैरो है। और उसके साथ एक दूसरी लाइन गुजरी है दोनों दूसरी साइड में, जिसको जहां पर दोनों साइड लिखा है इंटरनल है एक्सटर्नल, ठीक है, आंतरिक या बाह्य। तो अब क्या होता है कि यानी कि ये जो पूरा ग्राफ आप देख रहे हैं ये चार क्षेत्रों में बटा हुआ है, चार क्षेत्रों में बटा हुआ है। एक जो सबसे नीचे वाला क्षेत्र है वह है इंटरनल नैरो। इसका मतलब कि अगर आपका अटेंशनल स्टाइल जो है, जो आपका ध्यान देने का तरीका जो है, वह अगर इंटरनल नैरो है तो वह नीचे वाले क्षेत्र में आया, ठीक है। यानी कि बाएं हाथ पर जो नीचे वाला कॉलम, बाएं हाथ पर जो नीचे वाला ब्लॉक बना हुआ है वह इंडिकेट करता है इंटरनल नैरो स्टाइल, ठीक है, इंटरनल नैरो स्टाइल। अगर बाएं हाथ पर जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो शो करता है इंटरनल ब्रॉड स्टाइल, ठीक है। दाहिने हाथ पर जो नीचे वाला ब्लॉक है वो शो करता है एक्सटर्नल नैरो स्टाइल। नैरो 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 वाले में है और इधर एक्सटर्नल वाले में, तो एक्सटर्नल नैरो स्टाइल। और दाहिने हाथ पर जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो शो करता है एक्सटर्नल ब्रॉड स्टाइल, ठीक है। तो जो दो दो एरिया के बीच में आ रहा है वो एरिया का नाम लिया जा रहा है, बाएं हाथ पर जो नीचे वाला ब्लॉक है वो शो कर रहा है इंटरनल नैरो स्टाइल, बाएं हाथ पर जो ऊपर वाला ब्लॉक है वो शो कर रहा है इंटरनल ब्रॉड स्टाइल। क्योंकि ऊपर का आधा जो है वह ब्रॉड फोकस है, ठीक है, ऊपर का आधा ब्रॉड फोकस है, नीचे का आधा जो है जो लाइन से डिवाइडेड है, ऊपर का आधा ब्रॉड फोकस है, नीचे का आधा नैरो फोकस है। उसी तरह दाहिने का आधा एक्सटर्नल फोकस, मतलब दाहिना जो है वह एक्सटर्नल फोकस है और बायां जो है वह इंटरनल फोकस है। तो इस ऐसे अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं दो लाइन से तो इसमें चार ब्लॉक बने। बाएं हाथ के नीचे वाला जो है वो इंटरनल नैरो स्टाइल को शो करता है, बाएं हाथ में ऊपर वाला जो है वो इंटरनल ब्रॉड स्टाइल को शो करता है, दाहिने हाथ में नीचे वाला जो है वो नैरो एक्सटर्नल स्टाइल को शो करता है, दाहिने हाथ में ऊपर वाला जो है वो ब्रॉड एक्सटर्नल स्टाइल को शो करता है, ठीक है। ब्रॉड और नैरो का हम समझ चुके हैं, इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब हम समझ चुके हैं। तो अब मान लीजिए हम बाएं हाथ में नीचे वाला जो ब्लॉक है नैरो इंटरनल, यानी कि अगर हमारा फोकस जो है वह नैरो, यानी कि हम कुछ सिलेक्टिव स्टिमुली पर फोकस कर रहे हो और हम अटेंशन हमारे अंदर की तरफ, यानी कि जैसे हम डिस्टेंस रनिंग या वेट लिफ्टिंग, डिस्टेंस रनिंग या वेट लिफ्टिंग में क्या करते हैं कि हमारा सारा फोकस किस चीज के ऊपर होता है, हमारा सारा फोकस जो है वह हमारे अंदर फिजियोलॉजिकली, जैसे डिस्टेंस रनिंग या वेट लिफ्टिंग दोनों गेम्स के अंदर जो है वह हमारा सारा फोकस जो है अपने अंदर की तरफ जब होता है तो वह फिजियोलॉजिकल वेरिएबल्स के ऊपर होता है। डिस्टेंस रनिंग या वेट लिफ्टिंग इन दोनों गेम्स के अंदर जो है, इन दोनों इवेंट्स के अंदर जो है वह हमारा फोकस जो है जब इंटरनल नैरो होता है, यानी कि हम एक दो चीजों के ऊपर फोकस करते हैं और अपने अंदर की तरफ फोकस कर रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान जो है वो हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशंस के ऊपर होता है कि हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या चल रही है, बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है। तो यह कहलाएगा इंटरनल नैरो। डिस्टेंस रनिंग और वेट लिफ्टिंग के अंदर जो फोकस होता है वह इंटरनल नैरो होता है। उसके बाद इंटरनल ब्रॉड, बाएं हाथ में ऊपर वाला इंटरनल ब्रॉड, यानी हम अपने अंदर फोकस कर रहे हैं लेकिन हम जो है एक साथ मतलब कई स्टिमुलस पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ क्या होगा, एनालिटिकल प्लानिंग, एनालिटिकल, यहाँ हम एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। यहाँ जो है जब हमारा फोकस जो है वो ब्रॉड होता है और इंटरनल होता है, जब हमारा फोकस ब्रॉड होता है कई सारी चीजों पर फोकस करते हैं और अपने अंदर की तरफ फोकस है, तो यहाँ हम फोकस कर रहे हैं एनालिसिस पर, हम एनालिसिस कर रहे हैं कि हमको ये गेम में कैसे खेलना चाहिए, हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं।
तो ये ब्रॉड नैरो का एग्जाम, ब्रॉड इंटरनल का एग्जाम्पल होगा। या हम अपने दिमाग के अंदर अगर अपनी प्रीवियस परफॉर्मेंस को रिव्यू कर रहे हैं, कि प्रीवियस परफॉर्मेंस में ऐसा हुआ था, हम ऐसे मैंने किया था, यहाँ गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये चीज खराब हो गई थी, या यहाँ हमने बहुत अच्छा किया था जिसकी वजह से ये चीज बढ़िया हुई थी। तो ये जो चीजें होती है, यहाँ पर चीजों पर फोकस कर रहे हैं और अपने अंदर की तरफ फोकस है, ब्रॉड एंड इंटरनल स्टाइल है। तो ये जो है एनालिटिकल प्लानिंग स्ट्रेटजी या प्रीवियस परफॉर्मेंस रिव्यू जो है उसके लिए बेस्ट होता है। उसके बाद एक्सटर्नल नैरो, अगर हम बाहर की तरफ ध्यान दे रहे हैं, अगर हमारा फोकस जो है वो बाहर की तरफ है लेकिन अटेंशन जो है एक दो चीजों पर है, तो वह किसके लिए बेस्ट है? जैसे हम बैटिंग या सॉफ्ट बॉल इस टाइप के गेम खेल रहे हैं, पटिंग या किकिंग फुटबॉल। तो यहाँ पर क्या है कि जब हम फुटबॉल किक करते हैं तो हम उसको एक स्पेसिफिक लोकेशन पर लैंड कराना चाहते हैं, तो वहां पर हमारा फोकस होता है। या सॉफ्ट गोल के अंदर पुटिंग का हमने देखा कि हम जब बॉल को हिट करते हैं तो हम ये चाहते हैं कि वो एक फिक्स पोजीशन पर लैंड करे। सॉफ्ट बॉल के अंदर या और दूसरे जैसे हम देखते हैं बास्केटबॉल या इन सारी गेम्स के अंदर, तो जब हम ये होता है हमारा कि हमको बॉल को एक जगह लैंड कराना है, तो वहां एक्सटर्नल नैरो स्टाइल चाहिए कि हम बाहर की तरफ फोकस है लेकिन फोकस केवल एक दो चीजों के ऊपर, एक्सटर्नल एंड नैरो। उसके बाद क्या हुआ? एक्सटर्नल ब्रॉड, जो हम एग्जांपल दिया था कि हम बाहर की तरफ फोकस कर रहे हैं और एक साथ कई चीजों पर फोकस कर रहे हैं। जैसे 3-on-2 फास्ट ब्रेक, मैंने कहा था कि ये बास्केटबॉल का एक स्ट्रैटेजी है जहां पर 3-on-2 फास्ट ब्रेक करते हैं, और भी कई स्ट्रैटेजीज होती हैं, ठीक है। तो वहां पर जो है वो एम क्या होता है कि हम अपोनेंट प्लेयर को देखें, अपने साथी प्लेयर्स को देखें और ये देखें कि हम कैसे ये मतलब प्लान कर सकते हैं कि कैसे जो है हम तेजी से एक तेजी से पॉइंट गेन कर लें, ये चीज कर लें। तो बहुत सारी चीजों को एक देख रहे होते हैं। तो पोजिशनल फुटबॉल में वो भी जो है वो स्ट्रेटेजिस्ट होता है, प्लानिंग करता है कि जो है अपोनेंट टीम का डिफेंस कैसा है, मेरा ऑफेंस कैसा है, कैसे हमको एक ऑफेंस प्लान करना है जिससे कि हम इमीडिएट जल्दी से स्कोर करें। तो यहाँ पर क्या होता है, बहुत सारी चीजों को देख रहा है और बाहर की तरफ देख रहा है, एक्सटर्नल एंड ब्रॉड फोकस। तो ये जो हुआ वह एक्सटर्नल ब्रॉड फोकस का एग्जांपल है। तो नाइडेफर ने गेम्स के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर ये 4 अटेंशनल स्टाइल बताई हैं जो कि हम डिफरेंट गेम्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं या डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी अटेंशनल स्टाइल है, ध्यान देने का जो है वह तरीका है। नाइडेफर 1976 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी जो स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा अप्लाई होती है। तो इसको अटेंशनल स्टाइल मॉडल ऑफ नाइडेफर कहते हैं, जो कि लागू होता है उसके अंदर, ठीक है। तो इंटरनल ये 4 भागों में इन्होंने इस तरह से पहले इन्होंने अटेंशनल स्टाइल को 2 पार्ट में डिवाइड किया, विड्थ ऑफ अटेंशन में और डायरेक्शन ऑफ अटेंशन में। यानी कि एरिया ऑफ अटेंशन, विड्थ ऑफ अटेंशन में ऑलमोस्ट एरिया ऑफ अटेंशन, इट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू area of attention was divided into broad area and narrow area. In broad area we focused on a number of stimuli, large number of stimuli at the same time. In the narrow area focus we focused on 1 or 2 stimuli at the same time. So that was width of attention. Another dimension was this what was this? This was direction of attention. So direction of attention, there were 2 directions in attention. One was internal and another was external. In internal focus, what we do, we focus inwards, we focus upon ourselves. So that is called internal focus. And when we focus upon the things going on in the our environment, that is called external focus. So there were 2 dimensions of attentional style. One was width of attention and another was the direction of attention. So that was Naidepper's model of attention style. Okay, now after this we come to training of attention. How to train attention? Okay, how to train attention. तो जैसा हमने बात की थी कि यहाँ पर जो है यह कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज के बारे में बताया जाएगा जो कि क्या है कि जो कि आप बिना इक्विपमेंट की हेल्प के जिन चीजों को आप अप्लाई कर सकते हैं, वैसी बेसिक चीजें के बारे में हम लोग बात करेंगे जो बिना इक्विपमेंट की हेल्प के आप लोग कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग ऑफ अटेंशन के अंदर क्या आती है, इसमें जो है हमको 3 जो बेसिक कंसेप्ट है, 3 इसकी जो नींव है, उसके ऊपर हमेशा ध्यान रखना है। क्या?
कि यह डिपेंड करता है पहला मैनिपुलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलस, ठीक है। तो इसके अंदर हमको क्या करना है कि जब हम अटेंशन की ट्रेनिंग करते हैं तो जो हमारा एनवायरमेंटल स्टिमुलस है उसका हमको लगातार मैनिपुलेशन करते रहना है, मतलब उसको बदलते रहना है, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं कि कैसे मैनिपुलेशन होगा। अभी जो है ये बेसिक प्रिंसिपल है इसका कि मैनिपुलेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, हमें हमेशा जो है एनवायरमेंटल स्टिमुलाई का मैनिपुलेशन करते रहना है, उसको चेंज करते रहना है, एक जैसा नहीं रहने देना। जैसे हम चाहते हैं कि अगर किसी का अटेंशन जो है वो धीरे धीरे अटेंशन का स्पैन, अटेंशन का जो एरिया है वो धीरे धीरे बढ़ता जाए, उसका अटेंशन धीरे धीरे और बेहतर होता जाए, तो हमको जो है वह एक चीज पर फिक्स नहीं रहना होगा, बल्कि जो एनवायरमेंटल स्टिमुलाई है उसको चेंज करना होगा। तो हम कहते हैं मैनिपुलेशन का क्या मतलब होता है, मैनिपुलेशन का मतलब चेंज करना, उसमें चेंज लाना, मैनिपुलेट करना, ठीक है। मैनिपुलेट करना, किसी चीज को मैनिपुलेट करने का मतलब उसमें चेंज लाना। तो मैनिपुलेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई में मैनिपुलेट करना है। टास्क कॉम्प्लेक्सिंग, टास्क कॉम्प्लेक्सिंग का मतलब क्या हुआ कि जो टास्क दिया जा रहा है उसकी जो जटिलता है, उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है, उसको हमको धीरे धीरे बढ़ाना है, टास्क कॉम्प्लेक्सिंग। यानी कि जो टास्क दिया जा रहा है उस टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी को हमको धीरे धीरे बढ़ाना है। और तीसरा है कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग। कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग का क्या मतलब होता है कि जैसे किसी चीज को हमने पहले जो है वो कंक्रीट फॉर्म में कराया, कंक्रीट फॉर्म में जो है हमने उसको जो है कोई स्टिमुलस दिया जिसको मतलब फिजिकल स्टिमुलस दिया कि फिजिकली हम उसको स्टिमुलस दे रहे हैं। या हो सकता है मतलब आप एक सिंपल शब्द में समझिए, मैथ का, मान लीजिए मैथ का सम सॉल्व करना है, मैथ की सम सॉल्व करनी है, तो आप मैथ का सम पहले क्या पेपर पेंसिल दे दिया और बताया कि भाई चलो 15 × 12 क्या होता है, 15 × 12 क्या होता है, ये बताया, ठीक है। और उसको इस तरह से करके बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस कराई, ठीक है, बहुत सारे सम्स की प्रैक्टिस कराई। उसके बाद जब थोड़े टाइम के बाद जब हम देखते हैं कि वो बहुत अच्छे से कर ले रहा है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले जो आसान सम दिए जाते हैं, धीरे धीरे जो है उसको टफ सम दिए जाते हैं। और जब ये देखा जाता है कि वो पेपर पेंसिल की हेल्प से जो है वो चीज बहुत अच्छे से कर ले रहा है, तो उसके बाद उसको कहते हैं कि अब तो पेपर पेंसिल छोड़ करके मेंटली करो, ठीक है, मेंटली करो, अब तुमको पेपर पेंसिल नहीं करना है, तो मेंटली आसान सम देते हैं पहले और फिर धीरे धीरे टफ सम देते हैं। तो यही चीज कहलाती है कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, मतलब कि धीरे धीरे जो है उसको, मतलब वो जो कंसेप्ट है धीरे धीरे उसको फिजिकल से जो है वो कंसेप्चुअल बनाना, मतलब फिजिकल से कंसेप्चुअल बनाना, इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, मतलब मानसिक रूप से दूर करना, मानसिक रूप से दूर करना, कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, मानसिक रूप से दूर करना, कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग। पहले जो है किसी काम को फिजिकली कराना और धीरे धीरे जो है उस काम को फिजिकल की बजाय धीरे धीरे मेंटल बना देना, कि वो फिजिकली तो कर ले रहा है लेकिन धीरे धीरे वो काम जो है वो मेंटल, तो ये कहलाता है कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, यानी कि मानसिक दूरी क्रिएट करना। एक मानसिक रूप से, मतलब इसका प्रॉपर वर्ड क्या होगा, कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग का मतलब धीरे धीरे जो है मतलब उसको फिजिकल से मेंटल बनाना। अब ये कह सकते हो कि किसी काम को, किसी टास्क को वह धीरे धीरे फिजिकल से मेंटल बनाना, कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग कहलाता है। तो इन सारे जो ये यहाँ पे जो सारे टास्क हैं उसमें ये 3 बेसिक प्रिंसिपल्स काम करते हैं। पहला मैनिपुलेशन ऑफ इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई, जहां पर जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है जो जिसके साथ हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो उसको हम बार बार बदलते रहते हैं, उसको हम बार बार चेंज करते रहते हैं ताकि जो है उसके अटेंशन का स्पैन जो है वो बढ़ता जाए। देन टास्क कॉम्प्लेक्सिंग, कि पहले आसान काम से शुरू करते हैं और धीरे धीरे वो काम जो है वह टफ करते जाते हैं, टास्क कॉम्प्लेक्सिंग, काम की जटिलता को बताना। और तीसरा जो है कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, जो मानसिक दूरी है उसकी जो मतलब किसी चीज को कहते हैं कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट बनाना, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट बनाना, लेकिन समथिंग एब्स्ट्रैक्ट फ्रॉम कंक्रीट, पहले वो फिजिकल रूप में करता है और उसके बाद उसको हम इस बात के लिए मोटिवेट करते हैं कि फिजिकल चीजों को करने के बजाय धीरे धीरे उसको मेंटली करने, तो ये कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, ये 3 फिनोमेना जो है ये इसके अंदर काम करता है। इन एडिशन क्या क्या चीजें जो है वो हमको और ध्यान रखनी होती है, सब्जेक्टिव फैक्टर्स, कि वह फैक्टर्स जो हमारा, जिसकी हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, जो हमारा ट्रेनिंग का सब्जेक्ट है, उसकी जो मोटिवेशन है, उसकी जो नीड्स है, वो भी जो है वह इसको, हमारे जो अटेंशन ट्रेनिंग है उसको प्रभावित करती है। तो इन चीजों में हमको उसका मोटिवेशन और उसकी नीड्स क्या है,
वो हमारे जो अटेंशन का ट्रेनिंग का प्रोसेस होता है हमको प्रभावित करता है। उसका सेट का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है जैसे मान लो कि हम किसी काम को कर रहे हैं, हम किसी काम हमको बार बार कोई एक चीज बनाने की आदत पड़ जाती है, हमको बार बार, जैसे एक सिंपल शब्दों में कहा जाएगा, आपको बार बार जो है कोई काम दे रहा है, कोई एडिशन का काम दे रहा है, प्लस करने का काम दे रहा है, 10 बार प्लस करने का काम दिया और फिर उसमें माइनस करने का काम दे दिया, तो आप क्या करते हैं? आप उसको भी प्लस करके ही करते हैं, है ना? माइनस समझ, मतलब वो माइनस जो है वो दिमाग में नहीं आता और हम प्लस करने की आदत करते हैं। तो ये कहलाता है सेट, यानी कि हम एक तरह से रिस्पॉन्स देने के लिए सेट हो गए, हम एक तरह से रिस्पॉन्स देने के लिए सेट हो गए। तो ये जो है सेट, उस बंदे का सेट कैसा है, उस बंदे का मतलब जो मेंटल सिचुएशन है वो कैसा है, उसका मोटिवेशन कैसा है, उसकी नीड्स ड्राइव्स क्या क्या है, उस पर डिपेंड करता है। उसके अलावा ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, जो कि जिन चीजों के साथ हम काम कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं कि जो हमारी ट्रेनिंग है, कि ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कैसा होना चाहिए, ट्रेनिंग की ड्यूरेशन, ट्रेनिंग का मतलब कितनी देर करना है, फ्रीक्वेंसी कितनी जल्दी जल्दी करना है, नॉवेल्टी चीजों के अंदर चेंज करने की बात कही जा रही है, चीजों के अंदर जो हम चीजों के अंदर नयापन लाने की बात करेंगे, हमें मैनिपुलेशन ऑफ एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, मैनिपुलेशन वाली जो बात हुई थी, तो नॉवेल्टी, ये सारी बातें आगे जब हम इसके बारे में बात करेंगे तो हमको ज्यादा क्लियरली समझ में आएगी कि हम क्या कह रहे हैं। साइज ऑफ थिंग्स, ब्राइटनेस, व्यू, इन सब चीजों के ऊपर भी हमको फोकस करना है। ठीक है, तो ब्राइटनेस और व्यू, तो अटेंशन प्रोसेस ट्रेनिंग के अंदर इन चीजों के ऊपर ये जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है कि एनवायरमेंटल का मैनिपुलेशन होना चाहिए, टास्क कॉम्प्लेक्सिंग होना चाहिए और कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग होना चाहिए, ये तीन चीजें वो अटेंशन ट्रेनिंग के अंदर आनी चाहिए। थोड़ा सा एक्चुअली इंटरनेट की प्रॉब्लम है, थोड़ी इंटरनेट हमारा प्रॉब्लमेटिक है। अभी एक दो दिन पहले यहाँ स्टॉर्म आया था, तो इसकी वजह से इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, जिसकी वजह से वॉइस ब्रेक हो रही है ना? तो कोशिश करो, फिर आगे हम लोग इसको फिर इंटरेक्टिव सेशन में और अच्छे से इसको इलेबरेट किया जाएगा। अभी ठीक है, तो अब हम आते हैं कि फोकस्ड अटेंशन के ऊपर क्या जो फोकस्ड अटेंशन के हम क्या चीजें कर सकते हैं, कि जहां पर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे, एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए जब हम किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे, फॉर कपल ऑफ सेकेंड्स जब हम किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहे थे, फोकस्ड अटेंशन के अंदर हमको क्या करना चाहिए? ठीक है, तो पहला आता है ओरिएंटिंग प्रोसीजर। द गोल ऑफ दिस प्रोसीजर इज टू encourage athlete to monitor their activities consciously, thereby avoiding attentional lapse। तो यहाँ होता है कि जैसे आप क्या करते हैं कि ओरिएंटिंग प्रोसीजर के अंदर, ओरिएंटिंग क्या हो सकता है कि आप गेम के पहले वार्म अप करते हैं, गेम के पहले अपनी जो ड्रिल्स हैं उनको थोड़ा बहुत दोहराते हैं, गेम के पहले जो सारी चीजें उनको करने की कोशिश करते हैं, उनको प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो ये कहलाता है ओरिएंटेशन करना, मतलब दोबारा से उन चीजों को जो है उन चीजों के प्रति अपने आप को सजग करना, कह सकते हैं सजग करना, दोबारा से उन चीजों के प्रति आप उनको करके देख रहे हैं। अब आप गेम में खेल जा रहे हैं, तो जब गेम खेलने के पहले जब आप अपने आप को दोबारा से अपनी सारी स्किल्स के लिए सजग कर, अपने आप को ओरिएंट करते हैं। ठीक है, जैसे होता है ना कि आप लोगों को अभी थोड़े दिन पहले प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम होने वाला है, क्लासेज होने वाली है, तो उसके लिए ओरिएंटेशन कराएगा। ओरिएंटेशन का क्या मतलब था कि आपको एक ब्रॉड जो है वो बताया गया कि हम लोग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या करेंगे, आपको एक ब्रॉड रूपरेखा दी गई कि आप लोग ओरिएंटेशन के अंदर क्या करने वाले हैं। तो ये ओरिएंटिंग टाइप के प्रोसीजर्स जो है कि अपने मतलब ओरिएंटिंग जो वार्म अप होता है या जो ड्रिल्स हम करते हैं, ये सारा ओरिएंटिंग प्रोसीजर्स के अंदर आता है, जो कि फोकस्ड अटेंशन के लिए अच्छा होता है करने के लिए। ठीक है, देन पेसिंग एक वर्ड आता है, पेसिंग is twofold. First, it is important to help athletes develop realistic expectations for productivity, and then second, pacing allows clients to keep going for a longer period of time. इसके अंदर पेसिंग के अंदर क्या होता है ना, जैसे हम क्या करते हैं कि एथलीट जो होता है वो क्या करता है कि एक ही समय पर कई चीजों को हैंडल करने की कोशिश करता है। एथलीट जो है
वह जो है जब उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, जब वह इस बारे में बहुत जागरूक नहीं होते हैं कि ये क्या चीज होती है, तो वह एक ही समय पर कई चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। पेसिंग का मतलब क्या है कि हम उनको यह सिखाएं कि कैसे जो है उनको एक टाइम पर एक चीज को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। एक टाइम पर एक चीज को हैंडल करने की कोशिश करनी चाहिए। वह एक टाइम पर सभी चीजों को हैंडल ना करें, बल्कि एक टाइम पर एक चीज को हैंडल करें। तो इससे क्या होगा कि उनका जो मतलब वह उनको यह पता चल जाएगा कि वह एक टाइम में कितनी चीजों को हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि जब बहुत ज्यादा चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है कि वह उन चीजों को संभाल नहीं पाते हैं। तो पेसिंग का मतलब कि एक टाइम पर एक चीज को हैंडल करना सिखाया जाए कि आप एक एक करके चीजों को हैंडल करिए। आप एक ही साथ सभी चीजों को हैंडल करने की मत कोशिश करिए, बल्कि आप एक टाइम पर एक चीज को हैंडल करने की कोशिश कीजिए। यह कहलाता है पेसिंग। तो इससे क्या होगा कि एथलीट को यह पहली बात यह पता चल जाएगी कि वह उतने टाइम के अंदर कितनी चीजों को हैंडल कर सकता है। तो उसका प्रोडक्टिविटी का जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब वो सोचता तो है कि वो सब कुछ कर सकता है, लेकिन होता क्या है कि वो सब कुछ करने के चक्कर में काम बिगड़ जाता है। ठीक है, तो उसको एक तो ये चीज पता चल जाएगी कि एक टाइम पर कितनी चीजों को हैंडल कर सकता है, और उसके बाद दूसरा चीज क्या होगा कि अगर उसको यह आदत पड़ जाती है कि एक टाइम पर एक चीज को हैंडल करना है, तो हम ये देखेंगे कि उसका जो अटेंशन का फोकस है वह और ज्यादा देर तक चले। ठीक है, और ज्यादा देर तक चल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग पेसिंग करते हैं कि हम एथलीट को यह सिखाते हैं कि आपको एक टाइम पर एक चीज को हैंडल करना है, आपको एक टाइम पर कई चीजों को हैंडल करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, तो ये हो गया पेसिंग। और तीसरा क्या हो गया, की आइडियाज लॉ। ठीक है, की आइडियाज लॉ क्या है, इंडिविजुअल्स कैन लर्न टू क्विकली जॉट regard on a wise message came to mind but can be addressed later। यानी कि एथलीट के दिमाग में जब वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, या जब वो अपनी ट्रेनिंग कर रहा है, तो उस दौरान अगर उसके दिमाग में कोई ऐसा विचार आता है, जो कि मतलब ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारी बातें आती रहती हैं, तो होता क्या है कि ये बातें जो है वो उसकी जो अटेंशन प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर देती है। हमने देखा कि भाई मान लो कि उसके दिमाग में अपने पिछले मैच की परफॉर्मेंस ही, ठीक है, पिछले मैच की परफॉर्मेंस याद आ गई कि उसको एक पॉइंट याद आ गया, वहां पर मैंने ऐसे किया था तो ऐसे हो गया था, कहीं इस बार भी ऐसा ही ना हो। फील्ड के ऊपर ये सारी चीजें होती रहती, तो उसको एक हम चीज कह सकते हैं कि भाई ऐसा करना है कि इमीडिएटली जो है उसको इमीडिएटली मतलब ट्रेनिंग के दौरान, जब आप ट्रेनिंग में है तो वहां पर क्या करेंगे, ट्रेनिंग से ही आदत डाल देनी है कि मैच में ये चीज हो ही ना, कि ट्रेनिंग में ही आदत डाल लेनी है कि अगर आपके दिमाग में ऐसी कोई बात आ रही है कोई काम करते हुए, तो आप उसको तुरंत नोट कर लीजिए और उसको बाद में उसके ऊपर जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाए, जब आपके पास फ्री टाइम हो, तो उस समय जो है आप उसके ऊपर विचार करिए, आप उसके बारे में सोचिए। तो ये क्या रहता है की आइडियाज लॉक, मतलब अपना जो इंपॉर्टेंट आइडिया है, आपके दिमाग में जो विचार आते हैं उन विचारों को आप एक जगह लिख लें और अपने विचारों का एक लॉग मेंटेन करें, एक रजिस्टर टाइप का मेंटेन करें, जो आपके प्रैक्टिस के दौरान आपके दिमाग में जो विचार आते हैं उन विचारों का एक लॉग मेंटेन करें, और उसको जो है जब आप अपनी ट्रेनिंग कर चुके हैं तो ट्रेनिंग के बाद से जो है आप उन चीजों पर फोकस करें। तो फोकस्ड अटेंशन, ये चीजें जो है वो डिस्टर्ब करती है, फोकस्ड अटेंशन के लिए हम इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है सस्टेन्ड अटेंशन के लिए क्या क्या एक्सरसाइज। ठीक है, सस्टेन्ड अटेंशन का हमने क्या कहा था, सस्टेन्ड अटेंशन के बारे में क्या कहा था, सस्टेन्ड अटेंशन कैसे डिफाइन किया था, सस्टेन्ड अटेंशन इज व्हेन वी ट्राई टू फोकस ऑन अ स्टिमुलस फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जहां की हम एक जो स्टिमुलस होता है, एक उद्दीपक के ऊपर एक समय अंतराल के लिए, जब कुछ मतलब नंबर ऑफ सेकेंड्स के लिए, जब हम कहते हैं एक फोकस्ड अटेंशन था पॉइंट ऑफ टाइम, सस्टेन्ड अटेंशन फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब हम कुछ ज्यादा सेकेंड्स के लिए किसी चीज को फोकस करते हैं तो वो कहलाता है सस्टेन्ड अटेंशन। तो सस्टेन्ड अटेंशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, listening for one type of target word or sequence on attention tab and pressing the button when the target is identified। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि एथलीट को जो है, जैसे आपको लगता है कि एक मतलब बहुत सारे वर्ड्स का जो है वो एक मतलब टेप हो, एक वॉइस टेप हो जिसमें बहुत सारे वर्ड्स आ रहे हो, बहुत सारे हो सकता है साउंड्स आ रहे हैं। ठीक है, एक वॉइस टेप है जिसको बहुत सारे साउंड्स आ रहे हैं। ठीक है, और उन साउंड में से आप उसको बताते हैं कि उन साउंड में से एक टिपिकल साउंड, मान लो हो सकता है टी वर्ड। ठीक है, जैसे बहुत सारे साउंड्स आ रहे हैं, टी टी, बहुत सारे साउंड्स आ रहे हैं। ठीक है, और उसमें से आपने एक साउंड चूज कर लिया कि आपने टी वर्ड पर जो है आपको डिटेक्ट करना है। तो हाँ, ये जो है हो सकता है कि इक्विपमेंट हो गया। आप ये कर सकते हैं कि आप जो है कि जब आप ये साउंड आएगा ना तो आप टेबल को टैप कर दें।
ठीक है, टेबल पर हाथ मार देना, टेबल पर ऐसे करके हाथ मार देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एथलीट जो है उसको लगातार किसी चीज के ऊपर फोकस करना होता है, फोकस करके ये देखना होता है कि उसमें वो वर्ड प्रॉपर्ली, वो वर्ड जो है जिस वर्ड के बारे में बताया गया वो वर्ड टिपिकली कब आता है। तो इसमें क्या होता है कि एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए एथलीट जो है वह फोकस करना सीखता है, ठीक है। पैराग्राफ लिस्निंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइजेस, कि उसको एक हिंदी या इंग्लिश का, मान लीजिए उसके लिए इंग्लिश थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इंग्लिश का एक पैराग्राफ पढ़ करके, कि आप पूरा पैराग्राफ पढ़ो और पढ़ करके बताओ कि हमको इसका क्या मतलब है, ये पैराग्राफ चेंज होते लगे, तो क्या होगा कि उसको एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है उस पैराग्राफ के ऊपर अपना फोकस जो है, अपना ध्यान जो है वो केंद्रित करना है, तभी वो उसका मतलब समझ पाएगा। तो यह सस्टेन्ड अटेंशन के लिए। देन exercises that require sequencing and auditorily presented number series in an ascending or descending order, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक नंबर सीरीज जो है वो एथलीट को प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे आपने बताया उसको कि आपने बताया या मशीन से आ रहा है कि 1 2 8 10 12 15 21 22 2 4 6 8 17 18 ऐसे करके एक वर्ड सीरीज आ रही है, एक उसके सामने नंबर सीरीज आ रही है। अब उसको क्या करना है कि उसको सीक्वेंस करके लिखना है, ठीक है। जो उसके सामने आगे पीछे करके बताया जा रहा है उसको सीक्वेंस करके लिखना है, मतलब उसका ऐसे है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे नंबर सीरीज होती है उस क्रम में, ठीक है। तो ये जो है, जैसे मैं अब एक दूसरी बात है कि जो पिछले जो बता रहा था कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अटेंशन ट्रेनिंग बता रहा था, तो वहां कहा कि टास्क कॉम्प्लेक्सिंग होना चाहिए। तो इनिशियली क्या होगा कि इनिशियली 1 2 4 5 8 10 ऐसे शुरू करा, और उसके बाद से धीरे धीरे जब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है तो सीधे वहां पहुंच गया कि 90 91 105 106 150 155 इस तरह से करके हम उसको ऐसा दे रहे हैं जहां पर कि मतलब जो टास्क की कॉम्प्लेक्स जो बैकग्राउंड है वो उतना आसान नहीं रहे, तो टास्क कॉम्प्लेक्सिंग इसके अंदर इस्तेमाल किया। और उसके अलावा मेंटल मैथ एक्टिविटीज, मैं जो आपको बता रहा था कि पहले काम है, हमारे इतने भी वो नहीं है कि मतलब फिजिकली ना कर पाए, लेकिन मेंटल मैथ एक्टिविटीज जो है पहले हम आसान मेंटल मैथ कराने की कोशिश कर सकते हैं। एथलीट का लेवल, बेसिकली ये सारी चीजें जो है वो क्या है कि एथलीट का लेवल देख करके, अगर एथलीट एक लेवल तक, इस लेवल तक, हमको ये पता होना चाहिए कि एथलीट इस लेवल तक करने में सक्षम है, ठीक है, तो अब उसके आगे के लेवल पर हमको उसको कराना है। एथलीट जो है, जैसे मैंने कहा ना कि अभी उसमें बताया कि 1 2 और 7 8 और ये वाला एथलीट बहुत आराम से कर लेगा, जब हम केवल 1 से हो सकता है 30 तक नंबर प्रेजेंट करना है उसको कहने सीक्वेंसिंग को। लेकिन जब हम आगे बढ़ जाते हैं उसको एक साथ, मतलब ऐसे 99 98 97, और उसके बाद से क्या होता है, जब बड़ा देने लगते हैं तो वो डिफिकल्ट हो जाता है, और उसके बाद क्या होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आसान होगा उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, 1 2 3 4 आसान होगा, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में जब बोलेंगे कि मतलब 10 9 8 7 6 5, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने की बात करेंगे तो उसके लिए थोड़ा टफ हो जाए। उसी तरह मेंटल मैथ में शुरू में जो है बहुत आसान मेंटल मैथ एक्टिविटी दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे जो है एथलीट के लेवल के हिसाब से फिर उसको मेंटल मैथ एक्टिविटी जो है वो बड़ी दी जाती है। उससे क्या होता है कि उसका पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो फोकस करने की कैपेबिलिटी है वो बढ़ती है, ठीक है। तो ये सस्टेन्ड अटेंशन के लिए। उसके बाद सिलेक्टिव अटेंशन में क्या कहा जा रहा है, सिलेक्टिव अटेंशन का मतलब क्या था कि जब हम कई सारे स्टिमुलस में से किसी एक स्टिमुलस के ऊपर फोकस करते हैं तो वह कहलाता है सिलेक्टिव अटेंशन, ठीक है। जब हम कई सारे स्टिमुलस में से किसी एक स्टिमुलस के ऊपर फोकस करते हैं तो वह कहलाता है सिलेक्टिव अटेंशन, ठीक है। तो सिलेक्टिव अटेंशन का क्या हुआ, एनी ऑफ द सस्टेन्ड अटेंशन टास्क विद बैकग्राउंड डिस्ट्रैक्टर नॉइज और मूवमेंट। तो जो हम लोग सस्टेन्ड अटेंशन में टास्क करा रहे थे, जैसे सस्टेन्ड अटेंशन में हमने उसको ये कहा कि आपको जो एक टेप में बहुत सारे म्यूजिक, बहुत सारे वर्ड्स आ रहे थे, टी पी सी ऐसे, जो मैं कह रहा था कि बहुत सारे टू टा बहुत सारे वर्ड बजते रहे, और आप उसमें से उसको कहें कि केवल टी आएगा तो टैप कर, ठीक है। तो उसके साथ अगर कोई बैकग्राउंड में डिस्ट्रैक्टर चल रहे हैं, बैकग्राउंड में डिस्ट्रैक्टर हो सकता है कि आप म्यूजिक बजा दें, उसमें आप गाना बजा दें, कोई म्यूजिक जो सबको पसंद है उस टाइप का कोई म्यूजिक बजा दें, क्या होगा कि वो म्यूजिक डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो उसके सामने एक दूसरा स्टिमुलस आ जाएगा, ठीक है, दूसरा स्टिमुलस आ जाएगा, उसका जो नॉर्मल टास्क है जो टू टा टी वाला वो तो चल ही रहा है, और उसके साथ आप पीछे से म्यूजिक बजा रहे हैं, ठीक है, या म्यूजिक बजा रहे, या हो सकता है दो लोग आपस में बात ही करने लगे, या हो सकता है आप ही गाना गाने लगे, या आप ही कुछ ऐसी एक्टिविटी करने लगे जिससे डिस्ट्रैक्शन पैदा हो। तो यहाँ क्या होता है कि अब एथलीट को जो है वह 2 या 3 जो वहां पे स्टिमुलस चल रहे हैं उनमें से एक स्टिमुलस पर फोकस करना है, तो यह सिलेक्टिव अटेंशन का टास्क बन जाता है, ठीक है। टास्क इन्वॉल्विंग प्लेसमेंट ऑफ विजुअल डिस्ट्रैक्टर ओवरले ऑन टॉप ऑफ पेपर एंड पेंसिल एक्टिविटी, ठीक है।
तो अब क्या है कि हम ये कर सकते हैं कि पेपर एंड पेंसिल एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको कोई पेपर पेंसिल एक्टिविटी दिया हुआ है, हमने पेपर पेंसिल मैथ की एक्टिविटी दी है, उसके ऊपर कुछ ऐसा सीट रख दें जो कि उसको डिस्ट्रैक्ट करे, है ना, प्लास्टिक ओवरहेड सीट विद डिस्ट्रैक्टर लाइंस, कि उसके ऊपर डिस्ट्रैक्टर लाइन कोई सीट रखी हुई है, जो एक्टिविटी जो हमने उसको टास्क दिया उसके ऊपर कोई सीट रखी हुई है जो कि डिस्ट्रैक्ट करे, जिससे नंबर्स जो है वो धुंधले दिखाई दे रहे हैं, मान लो कि नंबर्स धुंधले दिखाई दे, या उसी टाइप के नंबर्स ही बने हुए सीट के ऊपर, दूसरे नंबर्स बने जो कि क्लैरिटी नहीं आ रही है उसे, तो वो क्या है कि 2 या 3 स्टिमुलस में से उसको एक स्टिमुलस के ऊपर फोकस करना है। वहां पे जो पीछे हमने सारी एक्टिविटी कही थी, मेंटल मैथ एक्टिविटी करा रहे हैं, उसको बोल रहे हैं कि आप 3 या 4 मतलब मेंटल मैथ, उसको मतलब मेंटल मैथ एक्टिविटी करेंगे, उसको बोला कि अच्छा 37 into 14 जो है वो दिमागी रूप से कैलकुलेट करके बताओ, और जब वो कैलकुलेट करने को कह रहे हैं तो उसके साथ में जो है म्यूजिक चल रहा है, या हम लोग आपस में बात कर रहे हैं, कोई नॉइज आ रही है, वहां पर क्या है 3-4 स्टिमुलस में से एक स्टिमुलस पर वह फोकस कर रहे हैं, और जैसे वहां पर हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे थे वैसे यहाँ पर भी अब कोई जरूरी नहीं कि म्यूजिक चलने के साथ आप भी बात कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि वो उसको आपने बता दिया कि 14 into 37 मल्टीप्लाई करके बताओ, और वहां पर साथ में म्यूजिक भी चला दिया, आप लोग बात भी करने लगे, या कोई बाहर से घुस गया, कोई दूसरे एथलीट को आपने बोल दिया कि आप बाहर से घुस जाओ, बाहर से घुस के जो है कोचिंग के बारे में, किसी चीज के बारे में डिस्कस करना शुरू करो, केवल डिस्ट्रैक्शन पैदा करना, डिस्ट्रैक्शन पैदा करना। यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन पैदा करके हम क्या कर रहे हैं कि हम सारे स्टिमुलस दे रहे हैं, 4-5 स्टिमुलस दे रहे हैं, और उन्होंने स्टिमुलस में से उसको किसी एक स्टिमुलस के ऊपर फोकस कर, तो यह सिलेक्टिव अटेंशन का टास्क होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है अल्टरनेटिंग अटेंशन। अल्टरनेटिंग अटेंशन में हमने क्या डिस्कस किया था, अल्टरनेटिंग अटेंशन क्या होता है, अल्टरनेटिंग अटेंशन जब हम 2 या 2 से ज्यादा स्टिमुलस पर बारी बारी से ध्यान केंद्रित करते हैं, जब हम 2 या 2 से ज्यादा स्टिमुलस पर बारी बारी से एक एक करके, जब हम 2 या 2 से ज्यादा स्टिमुलस पर बारी बारी से ध्यान केंद्रित करते हैं तो वह कहलाता है अल्टरनेटिंग अटेंशन। अल्टरनेटिंग अटेंशन में क्या करना है, इसके लिए एक्सरसाइजेज दैट रिक्वायर लिसनिंग फॉर वन टाइप ऑफ टास्क। बहुत सिंपल है, आवाज आ रही थी इसमें टी टा पू पा ऐसे करके बहुत सारी आवाजें आ रही थी, उसमें से उसको एक आवाज के ऊपर फोकस करना है, ठीक है, तो एक आवाज के ऊपर फोकस करना है, उसको एक टाइम दे दिया है कि आपको क्या करना है कि 5 सेकंड तक जो है 5 सेकंड तक ये वाली टी वाली आवाज को बताने की कितनी बार है, ठीक है, 5 सेकंड तक वो अटेंशन जो टेप है वो चलता रहता है, टी टा पू पा ऐसे करके आवाजें उसमें आती रहती है कंटिन्यूअस, ठीक है, हो सकता है कि वह 5 मिनट का 10 मिनट का टेप उसमें सारी आवाजें जो है कंटिन्यूअसली आती है। अब आपको क्या करना है कि उसको ये बोलना है कि 5 सेकंड तक उसमें जो टी 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 वाली जो आवाज आएगी वो टी वाली आवाज कितनी बार आई वो नोट करना, और 5 सेकंड के बाद से जो है उसमें पी वाली जो आवाज आ रही है वो पी वाली आवाज को फोकस करना, ठीक है, तो क्या हो रहा है कि 2 टाइप के स्टिमुलस पर हम बारी बारी से ध्यान केंद्रित करने को कह रहे हैं, 2 टाइप के स्टिमुलस पर हम बारी बारी से ध्यान केंद्रित करने को कह रहे हैं, तो ये चीज जो है वह अल्टरनेटिंग अटेंशन का एग्जाम्पल, ठीक है, कि हम एक अटेंशन टेप एक हमने साउंड वाला टेप लिया, एक टेप लिया जिसमें इस तरह की बहुत सारी, हो सकता है कि म्यूजिक भी हो, ठीक है, कोई म्यूजिक हो जिसमें कोई म्यूजिक का हो, जैसे हम कहते हैं ना कि जिसमें वॉइस नहीं आती केवल म्यूजिक आता है, ठीक है, केवल म्यूजिकल किसी गाने का केवल म्यूजिकल वो जो वो ले लिया, ठीक है, उसमें हो सकता है कि तबले की आवाज है, हारमोनियम की आवाज है, कीबोर्ड की आवाज है, बहुत सारी आवाजें आ रही, ठीक है, तो उसको बताया कि इतने ये जो म्यूजिक ये जो पूरा गाना चल रहा है इसमें 10 सेकंड में कितनी बार तबला बजा है वो आपको, मतलब तबले की आवाज कितनी बार आई वो नोट करना है, और 10 सेकंड के बाद से उसमें जो हारमोनियम की आवाज आ रही है वो नोट करना है, ठीक है, तो ये चीज जो है वह यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आप 2 या 2 से ज्यादा स्टिमुलस पर एक साथ 2 या 2 से ज्यादा स्टिमुलस पर एक साथ फोकस करने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है कि इसको जो है अल्टरनेटिंग अटेंशन का एग्जाम्पल माना जाएगा कि यहाँ पर हम 2 या 2 से ज्यादा जो स्टिमुलस है उन पर फोकस करने की कह रहे हैं, तो इसलिए जो अल्टरनेटिंग अटेंशन का एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ पेपर एंड पेंसिल टास्क दैट रिक्वायर अल्टरनेटिंग बिटवीन जनरेटिंग नंबर्स और लेटर्स,
that come before or after the present target in a number liner alphabet. ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक जो है हमने एथलीट को जो है यहाँ पर क्या करना है कि एथलीट को हमने एक अल्फाबेट की या नंबर्स की लिस्ट दे दी, अल्फाबेट्स की या नंबर्स की एक लिस्ट बना करके हमने एथलीट को दे दी। ठीक है, नंबर्स की या अल्फाबेट्स की लिस्ट बना करके हमने एथलीट को दे दी। अब एथलीट को कहना है कि 5 सेकंड तक या 10 सेकंड तक आप जो है जितने अल्फाबेट आ रहे हैं उनके पहले वाले अल्फाबेट आपको लिखने हैं। ठीक है, 5 सेकंड तक आपको जो लिस्ट दी गई है उसमें इन जो अल्फाबेट आ रहे हैं उनके पहले वाले अल्फाबेट आपको लिखने हैं, और 10 सेकंड के बाद आपको क्या करना है कि जो अल्फाबेट दिए गए हैं उनके बाद वाले अल्फाबेट आपको लिखने हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि फिर वही कि 10 सेकंड तक हम जो है एक अल्फाबेट की लिस्ट दे दी या नंबर्स की लिस्ट दे दी, नंबर्स की लिस्ट बना ली। नंबर्स की लिस्ट कुछ भी बना सकते हैं हम, 2, 4, 8 जो भी समझ में आता है, जो बहुत ज्यादा मतलब वही वहां पर इस चीज का ध्यान देना है कि टास्क कॉम्प्लेक्सिटी शुरू में जो है वह आसान हो और बाद में जो है वह धीरे धीरे मुश्किल होता है। ठीक है, और शुरू में और बाद में का क्या मतलब है कि यह काम जो है जब हम ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि एक बार में ही हो जाएगा, एक सेशन में हो जाएगा। एक सेशन का मतलब कि ये सब चीजें जैसे 10 मिनट का आपने एक सेशन किया, 10 मिनट का एक सेशन किया, ठीक है, तो ये 10 मिनट का सेशन जो है यह कई बार करना पड़ेगा, एक बार नहीं कई बार करना पड़ेगा। ठीक है, कई बार करना पड़ेगा, और इसमें क्या होगा कि जो शुरुआत के सेशन होंगे वहां पर काम जो है वह आसान दिया जाएगा, और जब बाद के सेशन होंगे वहां काम थोड़ा मुश्किल दिया जाएगा। तो यह टास्क कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है कि पहले जो है वह आसान काम दिया जाएगा, बाद में थोड़ा मुश्किल काम दिया जाएगा, टास्क कॉम्प्लेक्सिटी ऐसे बढ़े। ठीक है, तो हम एक उसको नंबर सीरीज दे सकते हैं, एक नंबर या अल्फाबेट की सीरीज हमने एक पेपर पर हो सकता है प्रिंट कर लिया, एक पेपर पर प्रिंट निकाल लिया कि 2, 8, 7, 10 ऐसे करके नंबर्स का एक अलग अलग लिस्ट बना सकते हैं कि 5 सेकंड के लिए एक लिस्ट बनाई है, 5 सेकंड वाला जो हमारा 10 सेकंड का काम है उसके लिए एक लिस्ट बनाई जहां पर 10 नंबर। एथलीट को बोला कि आप इनके पहले वाले जो वर्ड आते हैं, हमारे पास एक स्टॉप वॉच, हमने एक स्टॉप वॉच ले ली टाइम नोट करने के लिए। ठीक है, स्टॉप वॉच सब फोन में स्टॉप वॉच होते हैं, स्टॉप वॉच ऑन कर दी 10 सेकंड के लिए। ठीक है, 10 सेकंड के लिए उसको लिस्ट दे दी कि इस लिस्ट में जो है आप इसके पहले इनके पहले जो अल्फाबेट आते हैं, इनके पहले जो नंबर्स आते हैं वो नंबर्स लिखिए। ठीक है, उसने लिख दिया, 10 सेकंड जो पूरा हुआ उससे वो टास्क बंद करवा दिया और दूसरा टास्क दे दिया जहां पर हमने एक दूसरा नंबर सीरीज दिया, एक दूसरा अल्फाबेट सीरीज दिया, उसको बोला इसके बाद वाले जो नंबर्स आते हैं वो आपको लिखना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एथलीट 2 या 2 से ज्यादा स्टिमुलस पर एक साथ फोकस कर रहा है, तो ये जो है अल्टरनेटिंग अटेंशन का एग्जांपल हो गया। ठीक है, activity where the respondent begins with a designated number and then switches between adding and subtracting selected numbers। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या होगा कि एथलीट को हमने एक नंबर दे दिया, एक फिक्स नंबर दे दिया, मान लो उसको नंबर दे दिया आपने 81। ठीक है, 81, तो आपने उसको यह बोला कि 81 के बाद से जो है आपको 3-3 जोड़ते हुए 5 सेकंड तक जो है आपको 3-3 जोड़ते हुए जो आएगा वो चीज लिखनी। ठीक है, और 5 सेकंड के बाद जो है उसमें से 5-5 घटाते हुए जो आएगा वो। ये ध्यान रखना कि 3-3 जोड़ते हुए अगर लिख दिया और फिर कर दिया 3-3 घटाते हुए तो बहुत आसान हो जाए, वो जो लिखा है वही चीज आएगी। ठीक है, तो एक बात जैसे कहा कि 81 है, 81 के बाद 3-3 जोड़ते हुए जो आएगा वो चीज लिखनी है आपको, और 5 सेकंड तक ये काम करना है। हो सकता है आपने एक सीट दे दी कि एक सीट पर ये चीज लिखो, और 10 सेकंड बाद आपने वो सीट उससे ले ली। फिर 10 सेकंड बाद आपने कहा कि अब जो ये आया है उसमें से 5-5 घटाते हुए, 7-7 घटाते हुए, 2-2 घटाते हुए, या जो मतलब थोड़ा सा 9-9 घटाते हुए, 11-11 ऑड नंबर्स जो होते हैं वो थोड़ा सा मुश्किल होते हैं। तो यहाँ पर फिर क्या हो रहा है कि एथलीट जो है वह बहुत सारी चीजों पर एक साथ फोकस कर रहा है। एथलीट 2 या 2 से ज्यादा स्टिमुलस पर एक साथ फोकस कर रहा है, एक बार सब्ट्रैक्शन कर रहा है, एक बार एडिशन कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अल्टरनेटिवली बारी बारी से जो है वह 2 या 2 से ज्यादा स्टिमुलस पर फोकस कर रहा है, तो यह अल्टरनेटिंग अटेंशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके बाद ठीक है, इसके बाद आता है डिवाइडेड अटेंशन। डिवाइडेड अटेंशन में क्या करना है, डिवाइडेड अटेंशन क्या था, पेइंग अटेंशन टू 2 or more stimuli at the same time। ठीक है, साइमल्टेनियसली जब हम एक साथ 2 या 2 से ज्यादा स्टिमुलस पर एक साथ फोकस करते हैं तो वह कहलाता है डिवाइडेड अटेंशन। जब हम 2 या 2 से तो इसके लिए क्या करना है, यानी कि यहाँ पर आप जो टास्क देखेंगे वहां पर 2 या 2 से ज्यादा स्टिमुलस पर एक साथ फोकस किया जा रहा होगा। ठीक है,
reading paragraphs for comprehension and simultaneously scanning for a target word. While reading, athlete has to count the number of ants. ठीक है, तो आपने क्या कहा, क्या किया, एथलीट को एक पैराग्राफ दे दिया, एक पैराग्राफ एथलीट को दे दिया, ठीक है, आपने फिक्स्ड टाइम दिया, आपने फिक्स टाइम दिया। अब देखो यहाँ पर भी वही बात है कि टास्क कॉम्प्लेक्सिटी कैसे बढ़ानी, ठीक है, आपने एथलीट को एक पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ पहली बार, जब आप पहली बार करा रहे हैं एथलीट को पैराग्राफ पढ़ने को कह रहे हैं, तो पहली बार हो सकता है कि आपने उसको 10 मिनट का टाइम दिया, 10 मिनट में आपको ये पैराग्राफ पढ़ना है, पैराग्राफ पढ़ के इसका अर्थ समझना है एक बार, और दूसरी बात कि बीच में जितनी बार एंड आएगा वो एंड आपको बताना है, ठीक है, आपको नोट करना है कि बीच में कितनी बार एंड आ रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, दो स्टिमुलस पर एक साथ फोकस कर रहा है, एक तो पैराग्राफ को समझने की कोशिश कर रहा है, पढ़ करके पैराग्राफ को समझने की कोशिश कर रहा है, और दूसरा बीच में जितनी बार एंड आ रहा है उसको वो नोट कर रहा है। तो दो या दो से ज्यादा स्टिमुलस पर एक साथ फोकस कर। शुरू में हो सकता है कि 10 मिनट का टाइम दे दिया आपने कि ये पैराग्राफ पढ़ो, समझो, और उसमें बीच में जो एंड आएगा उसको पढ़ो। अब टास्क कॉम्प्लेक्सिंग कैसे होगा कि जब हमने देखा, जैसे हो सकता है कि शुरू के 4-5 सेशन में वो 10 मिनट में उसको जो है वह पहले सेशन में ऐसा होगा कि बहुत अच्छे से नहीं कर पाएगा, बहुत अच्छा नहीं बता पाएगा, दूसरे सेशन, और क्या करना है ना कि हर सेशन में ये पैराग्राफ जो है वो बदलेगा, ऐसा नहीं कि वही पैराग्राफ करना है, आपको भी चूज करना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी कि हर सेशन में ये पैराग्राफ जो है वो बदल जाए, ठीक है। और यह भी ध्यान रखना है कि जो पैराग्राफ दिया जाएगा वो लगभग एक ही क्वालिटी का, ऐसा नहीं कि पहली बार आपने उसको टफ दिया था, दूसरी बार आसान दे दिया, तीसरी बार टफ दे दिया, ऐसा नहीं, कोशिश ये करनी है कि जो पैराग्राफ दिया गया वो पैराग्राफ एक ही क्वालिटी का, ठीक है। तो क्या होगा कि पहले दिन उतना अच्छा नहीं आएगा, दूसरे दिन उससे थोड़ा बेटर आएगा, तीसरे दिन उससे थोड़ा बेटर आएगा, अभी हमें एक ही क्वालिटी का। उसके बाद जब देखते हैं कि अभी मैं बताऊंगा कि इसमें ये कहा जाता है कि जब 90% एटलीस्ट 90% एक्यूरेसी आ जाए, जब एथलीट का जो रिस्पॉन्स है उसमें 90% एक्यूरेसी आ जाए, तभी यह माना जाएगा कि एथलीट जो है सक्सेसफुली उस काम को कर पा, ठीक है। तो 90% एक्यूरेसी हमको देखनी है। तो इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि जब 3 या 4 के बाद जब उसमें हम देखेंगे 90% एक्यूरेसी आ गई, तो हम क्या करेंगे कि टाइम घटा के 10 मिनट से 8 मिनट कर देंगे कि अब 8 मिनट के अंदर आपको पैराग्राफ करना है, और बढ़ा 6 मिनट के अंदर आपको पैराग्राफ करना है, 7 मिनट के अंदर करना है, 5 मिनट के अंदर करना है, ऐसे करके हम उसकी टास्क कॉम्प्लेक्सिंग जो है, जो काम की जटिलता है उसको बढ़ाते हैं, ठीक है। उसके बाद completing a sustained attention task while simultaneously performing a reaction time computer task, ठीक है। तो हमने फोकस्ड अटेंशन में देखा था, क्या देखा था कि वहां पर क्या किया जा रहा है कि एक जो है फोकस्ड अटेंशन के अंदर देखा था कि एक ऑडियो टेप है, ऑडियो टेप के ऊपर जो है टी टी पी पी ऐसे करके आवाजें चल रही हैं, और उसमें से उसको हमने बोला था कि आपको एक आवाज जो है वो चूज करना, ठीक है। एक आवाज जब टी आएगा तो टी पर आपको रिस्पॉन्स देना है कि हाँ टी आया, ठीक है। अब क्या था, सस्टेन्ड अटेंशन में क्या था कि इस ऑडियो टेप के साथ एक डिस्ट्रैक्टर यूज कर लिया हमने, म्यूजिक साथ में चला दिया, म्यूजिक भी साथ में चला दिया था, और बताया था कि जो टीटी आएगा तो आपको टीटी बताना है लेकिन साथ में म्यूजिक चल रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर और एक तीसरा, अगर हम इसको डिवाइडेड अटेंशन का टास्क बनाना चाहते हैं तो क्या है कि टीटी पीपी के साथ जो है ये जो आवाजें कान से सुन रहे हैं, ठीक है, कान से सुन रहे हैं, हमने उसको जो है एक रिएक्शन टाइम टास्क दे दिया कि जैसे मतलब हम क्या कर रहे हैं कि रिएक्शन टाइम टास्क क्या हो सकता है, रिएक्शन टाइम का कोई भी टास्क हो सकता है कि कितनी जल्दी, मतलब जैसे एक वो हो सकता है कि हमने जो है कई सारे उसमें जो है विजुअल वो ब्लॉक्स आ रहे हैं, लाल पीले, हो सकता है कई कलर की चीजें आ रही हो, और इसमें जब ये वाले कलर वाली चीज आएगी तो इसको आपको बटन प्रेस करना, ठीक है, कि आपने एक वो कर दिया। तब ये सब मोबाइल सेलफोन के ऊपर भी ये सब चीजें पॉसिबल है कि एक तो टीटी पीपी वाला जो है इस तरह का हो सकता है, और साथ में जो है कई जो लाल पीले ऐसे करके कलर्स आ रहे हैं, तो उसमें से एक पर आपको जब वो आएगा, जब येलो कलर आएगा तो येलो कलर पर आपको प्रेस करना है। ये रिएक्शन टाइम का कोई भी था, आपका गेम रिलेटेड रिएक्शन टाइम जो आप लोग करते हो, गेम रिलेटेड रिएक्शन टाइम की एक्टिविटी जो करते हो, वही एक्टिविटी आप कर सकते हो कि बॉक्सिंग या किसी गेम के अंदर आप कर रहे हो कि पंचिंग जो हो रही है, तो पंचिंग कितनी तेज वो रिएक्ट कर रहा है, तो वो टास्क भी साथ साथ चले और वो आवाज भी साथ साथ सुन रहा है। टीटी पीपी जो आवाज आ रही है उसमें से जो मतलब टी वाली आवाज को उसको रिएक्ट करना है, म्यूजिक भी साथ में चल रहा है, और आप पंचेज ब्लो कर रहे हो, और पंचेज से जो है उसको ये देखना है कि वो कितनी अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं। यानी हो सकता है कि आप साथ में ट्रेनिंग करना शुरू कर दो और ये सारी एक्टिविटीज भी साथ में करा दो, ठीक है। तो 2-3 एक्टिविटीज आपने मिक्स कर दी, डिवाइडेड अटेंशन बन गया, ठीक है। कंप्लीटिंग अ टाइम मॉनिटरिंग टास्क while simultaneously engaging in a sustained activity, ठीक है। तो टाइम मॉनिटरिंग टास्क क्या हो सकता है कि
आपने जो है ये टाइम मॉनिटरिंग टास्क आप एक बॉल उछाल दी, ठीक है, और बॉल आपने जब उछाली और जब जमीन पर गिरी तो इसमें कितना टाइम लगा, एथलीट से बोलिए कि इस टाइम का अंदाजा लगाओ। एक सिंपल सी बात हो गई टाइम मॉनिटरिंग की, आपने एक बॉल उछाल दी और बॉल उछल के जमीन पर जब गिरी तो आपके हाथ से फेंकने और जमीन पर गिरने के बीच में कितना टाइम लगा, ये टाइम भी बताओ और ये टाइम भी आप साथ में बताओ। और उसके अलावा जो ऑडियो टेप चल रहा है उसमें टीटी पीपी और म्यूजिक चल रहा है, तो जो टीटी वाली आवाज थी उस पर भी रिएक्ट करना है एथलीट को कि वो कितनी बार आई। एथलीट को म्यूजिक तो साथ में चल रहा है, म्यूजिक के लिए कुछ नहीं करना है। और उसके अलावा टाइम मॉनिटरिंग टास्क, जहाँ टाइम देखना है कि आपने बॉल फेंक दिया और बॉल कब गिर रही है, या ये हो सकता है कि कोई आपने वीडियो प्ले कर दिया, वो वीडियो कितनी देर का, वो वीडियो जो चल रहा था वो वीडियो कितनी देर का। ध्यान एक चीज का रखना है कि दो सेंसेज एक साथ इन्वॉल्व हो। जैसे हमने कहा कि वहां पर सस्टेन्ड अटेंशन टास्क में मैंने कहा जो ऑडियो है वो ऑडियो जो है वह ऑडियो ऑडियो ऑडिटरी सेंस वाला, तो जो हम दूसरा और टास्क डाल रहे हैं वो टास्क विजुअल सेंस वाला। तो ये जो है यहाँ पर क्या हुआ कि दो या दो से ज्यादा एक्टिविटी, दो या दो से ज्यादा जो स्टिमुलस हैं उन पर हम एक साथ फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डिवाइडेड अटेंशन का टास्क होगा। ठीक है, तो इसमें स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स, सेलेक्ट द टास्क, जो मैं शुरू में कह रहा था, दैट इज लेस कॉम्प्लेक्स टास्क सेलेक्ट करना है। इनिशियली फोकस द सेशन ऑन टास्क फिजिकल प्रॉपर्टीज, कि सबसे पहले जो है जब हम फोकस करेंगे, जैसे हमने मान लीजिए कि एथलीट को बोल दिया कि आप जो है पैराग्राफ है उसमें एंड जो आ रहा है उसका आपको मतलब समझ, उसको आपको काउंट करना है कि पहले पैराग्राफ का अर्थ, एक पैराग्राफ दिया था उसमें कितनी बार एंड आया ये बता। तो शुरुआत में हम फोकस करेंगे कि वह फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें मैंने कहा ना कि शुरू में टाइम ज्यादा दो, तो टाइम ज्यादा देने का मतलब क्या हुआ कि वह सही सही वो काम करे, उसका जो मतलब अर्थ जो है वह अर्थ सही है, और सही अर्थ बताने के अलावा एंड जो है वो सही सही की। और धीरे धीरे टाइम, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी पर फोकस करना हुआ कि हम ये देखने, हम यह कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका अर्थ सही बताया और एंड के नंबर, जितने नंबर ऑफ एंड्स हैं वो सही बताया, और धीरे धीरे जो है वह उसको जो है टाइम कम करेंगे ताकि वह जो है उसको जल्दी जल्दी समझने की कोशिश करें। कीप द एनवायरमेंटल स्टिमुलाई मिनिमम। तो हम जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग के अलावा और जो बाकी दूसरी चीजें हो सकती हैं, जो चीजें डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, उनको हमको कम से कम रखना है। रिपीटेड ड्रिल एंड यूज ऑफ रेनफोर्सर, तो यहाँ पर क्या करना है कि इस चीज को आपको बार बार रिपीट करना है। ठीक है, जैसे नीचे कहा गया है कि मास्टरी ऑफ द फर्स्ट टास्क, a rule of thumb to consider mastery of task is 90 to 95% accuracy task completion। तो जो एथलीट को टास्क कराया गया वो टास्क जो है अगर 90 to 95% वो सही करता है तभी जाकर के उसको अगले टास्क पर जाना है। तो रिपीटेड ड्रिल एंड यूज ऑफ रेनफोर्सर्स, आप यहाँ पर रेनफोर्सर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको शाबाशी दे सकते हैं, आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, तो रेनफोर्सर्स का यूज। ठीक है, the first task is introduced but focus is given to increase cognitive distance। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग की मैं बात कर रही थी, फिजिकल प्रॉपर्टी से मेंटल प्रॉपर्टी पे जाना है, फिजिकल प्रॉपर्टी से जो है उसको मेंटली करने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने कहा कि आपने मैथ दिया उसको कि एक बार जो मैथ की जो सम्स हैं, जैसे मैंने कहा ना कि एक वो टास्क था कि जब हम डिवाइडेड अटेंशन में कर रहे थे कि आपको एक नंबर से स्टार्ट किया गया, एक नंबर दिया गया, उस नंबर से आपको तीन तीन घटाते हुए लिखना है, तीन तीन घटाते हुए लिखना है, और फिर जो आएगा उसमें पांच पांच जोड़ते हुए लिखना है। ये डिवाइडेड अटेंशन का टास्क। यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हम उसको जो है फिजिकली ये टास्क दे रहे थे, पेपर पेंसिल पर जो है वह कर रहा है। ठीक है, थोड़े समय के बाद कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग जब हम करेंगे तो कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग में क्या कहेंगे कि ये काम आपको मेंटली करना है। अब पेपर पेंसिल नहीं मिलेगा आपको, 81 दे दिया गया, 81 में से तीन तीन घटाते हुए आप मुझको बताइए कि कितना होगा 5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, और उसके बाद पांच पांच जोड़ते हुए बताइए कि कितना होगा। तो ये कहलाता है कॉग्निटिव डिस्टेंसिंग, कि हम फिजिकल से हटा करके उसको मेंटल प्रॉपर्टीज पर फोकस करना सिखाते हैं। ठीक है, तो once the subject is able to focus on abstract abilities, complexity of the environment generally increase to introducing। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वही जो बात वहां पर कही जा रही थी कि जो डिस्ट्रैक्शन है वो डिस्ट्रैक्शन धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। धीरे धीरे जो है हम जितना ज्यादा चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग जितना ज्यादा इफेक्टिव होगी, ठीक है, तो ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हम जो डिस्ट्रैक्शन उसमें हो सकता है कि मैं कह रहा था कि हो सकता है कि इसी ट्रेनिंग के बीच में हम गाना बजाना शुरू कर दें, इसी ट्रेनिंग के बीच में बात करना शुरू कर दें, इसी ट्रेनिंग के बीच में हो सकता है कि हम पंखा ही बंद कर दें, एसी बंद कर दें, हम किसी दूसरे एथलीट को बोल दें। ठीक है, उसके बाद आफ्टर अचीविंग मास्टरी ऑफ, जस्ट इसको फिनिश करता हूं 1 मिनट और, ठीक है, फिनिश करके फिर आगे बढ़ते हैं। आफ्टर अचीविंग मास्टरी ऑफ वन ग्रुप ऑफ टास्क, अनदर टास्क हैविंग हायर कॉम्प्लेक्सिटी
तो एक ग्रुप ऑफ टास्क कराने के बाद से जो जैसे हम ये कहते हैं कि मान लो कि हमने ये देखा कि फोकस्ड अटेंशन जो प्रॉब्लमेटिक है, फोकस्ड अटेंशन अच्छे से नहीं हो पाया, फोकस्ड अटेंशन की ट्रेनिंग कराई, जब फोकस खत्म हो गया तो थोड़े टाइम के बाद से फोकस लगा कि फोकस्ड एथलीट का अच्छा हो गया है, तो हम सस्टेन पर चले गए। ठीक है, ठीक है, बाकी सारी चीजें वैसे ही हैं। ठीक है, और एक जो इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि बिकॉज अटेंशनल स्किल्स आर बीइंग डेवलप्ड इन एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन, हम यहाँ पर क्या है कि अपनी लैब के अंदर या उसके अंदर हम इन चीजों को करा रहे हैं, तो हमको यह कोशिश करनी चाहिए कि ये चीजें नेचुरल सेटिंग में, मैंने जैसे कहा ना कि शुरू में हम ये कर सकते हैं कि हम जो है डिस्ट्रैक्शन जो है गाने से या किसी और चीज से कर रहे हैं, और बाद में जो डिस्ट्रैक्शन क्या हुआ कि उसको अपने लैब से हटा करके या जहाँ पे आप ट्रेनिंग, जहाँ पे आप ये चीजें सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने रूम से हटा करके उसको उसके ग्राउंड में लेगा और हम बॉक्सिंग पंचेस के साथ रिएक्शन टाइम की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो नेचुरल में ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि ये लेक्चर जो है थोड़ा सा आज थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने वाला है, तो हमको फोकस करना है। ठीक है, तो अभी मैं लेक्चर यही फिनिश कर रहा हूँ और फिर इंटरेक्टिव सेशन में जो है हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आप लोग नेक्स्ट क्लास